दोस्तों, रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र करीब 54 साल के आसपास थी। वो अपने इलाके का मशहूर जमींदार था और पूरे क्षेत्र में उसका जबरदस्त रुतबा था। लोग उसकी बात को कानून की तरह मानते थे और उसका नाम सुनते ही सम्मान से झुक जाते थे। लेकिन इस सम्मानित चेहरे के पीछे एक ऐसा राज दबा हुआ था जो अगर बाहर आ जाता तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। रामेश्वर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने एक गलत कदम उठाया जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अपनी ही भूल ने उसे उस राह पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। करीब 4 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर जैसा इंसान ऐसा कर सकता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर शायद आप भी गहरे सोच में डूब जाइए कि इंसान के अंदर का लालच और कमजोरी कैसे उसकी सारी दुनिया उजाड़ देती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर ये आपको कुछ सिखाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक इलाके गणेशपुर की बताई जाती है। गणेशपुर भले ही अब शहर का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वहां के कुछ पुराने मोहल्लों में आज भी गांव जैसा सुकून और मिट्टी की सोंधी महक महसूस होती है। उसी मोहल्ले में एक परिवार रहता था जो पूरे इलाके में सम्मानित और ताकतवर माना जाता था। उस परिवार का मुखिया था रामेश्वर यादव। उम्र उनकी लगभग 54 साल थी, लेकिन देखने में कोई कह ही नहीं सकता था कि वो 50 पार कर चुके हैं। लंबा चौड़ा कद, मजबूत कंधे और बलिष्ठ शरीर, वो इंसान देखते ही प्रभाव डालता था। मोहल्ले वाले अक्सर कहा करते थे कि रामेश्वर कभी अखाड़े में पहलवान रहा होगा, क्योंकि उनकी चाल ढाल और हाव भाव में वही दमखम नजर आता था। रामेश्वर की पहचान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि उनके निष्पक्ष स्वभाव और न्यायपूर्ण फैसलों से थी। लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि किसी भी झगड़े में उनका फैसला ही अंतिम माना जाता था। मोहल्ले में उनका ऐसा दबदबा था कि दूर दराज से लोग आते और कहते, रामेश्वर मालिक से बात कर लो, वही इंसाफ करेंगे। उनकी मूंछें घनी और तनी हुई थीं, चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास जो उनकी शख्सियत को और भी भव्य बना देता था। जब भी रामेश्वर अपनी चौपाल पर बैठते, पूरा मोहल्ला जैसे वहां इकट्ठा हो जाता। लोग उनकी हर बात को कान लगाकर सुनते और उनके फैसले को सिर माथे पर रखते। उनके शब्दों में इतना वजन था कि सबसे बड़ा विवाद भी शांत हो जाता। रामेश्वर का घर भी उनकी हैसियत का प्रतीक था। पक्की ईंटों से बना विशाल हवेली नुमा मकान, जिसके सामने एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, मानो सदियों से उस परिवार की शान का गवाह बना हो। हर सुबह उनका दिन खेतों का मुआयना करने से शुरू होता। गणेशपुर इलाका कृषि के लिए मशहूर था और रामेश्वर के खेत सबसे उपजाऊ माने जाते थे। लोग कहा करते थे कि रामेश्वर के हाथ में जो भी काम पड़ जाए वो सोना बन जाता है। खेतों से लौटकर वो चौपाल पर विराजमान हो जाते, जहां ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते। वो हर किसी की बात धैर्य से सुनते और इतना न्यायपूर्ण फैसला देते कि लोग दूर दूर तक उनकी मिसाल देते। रामेश्वर के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। कई नौकर चाकर उनके घर पर काम करते थे, लेकिन इस वैभव के बावजूद उनके दिल में एक खालीपन था। उनकी पत्नी का 5 साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। उस दुख से वो आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा था उनका इकलौता बेटा विक्रम, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। विक्रम उनके गर्व और उम्मीदों का केंद्र था। उसे देखते ही रामेश्वर के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल जाती। विक्रम बचपन से ही होशियार और समझदार था। पढ़ाई में उसका मन खूब लगता था और मेहनत के दम पर उसने इंजीनियरिंग पूरी की। अब वो भोपाल की एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। जब भी रामेश्वर अपने बेटे को देखते, उनके चेहरे पर गर्व की चमक साफ झलकती। उन्हें लगता था कि उनका बेटा वही सब कर रहा है जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन अब रामेश्वर के मन में एक नई चिंता घर करने लगी थी, विक्रम की शादी। विक्रम 25 साल का हो चुका था, जिम्मेदार और समझदार भी। रामेश्वर चाहते थे कि जल्द ही उनका घर आंगन बस जाए, परिवार में फिर से खुशियों की रौनक लौटे। उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से कहना शुरू कर दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताए। वो चाहते थे कि विक्रम के लिए ऐसी जीवन साथी मिले जो सुसंस्कृत, समझदार और परिवार की परंपराओं का सम्मान करने वाली हो। इसी सोच के साथ वक्त गुजरता गया और करीब 2.5 महीने बीत गए, लेकिन कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं मिला। 2.5 महीने बाद आखिरकार रामेश्वर के घर एक शानदार रिश्ता आया। लड़की का नाम था नेहा, उम्र करीब 21 साल।
नेहा बेहद सौम्य, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी। उसकी सादगी और मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था जो हर दिल को जीत लेता। मोहल्ले में उसकी खूबसूरती की चर्चा आम थी, लेकिन वो खुद बहुत शांत और संयमित स्वभाव की थी, जो लोगों को और प्रभावित करती थी। रामेश्वर अपने बेटे विक्रम को लेकर नेहा के घर पहुंचे ताकि दोनों परिवार एक दूसरे को करीब से जान सकें। जब नेहा उनके सामने आई, रामेश्वर कुछ पल के लिए रुक गए। उन्हें लड़की में सच्चाई, संस्कार और सुंदरता का अनोखा मेल दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने नेहा के माता-पिता से कहा, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। फिर जेब से एक लिफाफा निकाला और प्रतीक स्वरूप 10,000 रुपए नेहा के हाथों में रख दिए। बोले, आज से ये रिश्ता पक्का, अब ये हमारी बहू है। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल छा गया। कुछ ही दिनों में सगाई की रस्में पूरी हुईं और लगभग 2.5 महीने बाद वह दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, विक्रम की शादी। पूरा घर रौनक और उत्साह से भरा था। बैंड बाजे की धुनों के बीच विक्रम बारात लेकर नेहा के दरवाजे पर पहुंचा। हर कोई नाच गा रहा था। नेहा भी अपने दूल्हे का इंतजार मुस्कुराते हुए कर रही थी। शाम तक सारी रस्में पूरी हुईं और रात गहराने लगी। शादी की थकान के बावजूद दोनों के दिलों में एक अजीब सी उमंग थी। रात करीब 10 बजे विक्रम अपनी नई दुल्हन के कमरे में गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की खुशबू बसी हुई थी। जब उसने नेहा का घूंघट उठाया, पल भर को वो ठिठक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि किस्मत ने उसे इतनी सुंदर और प्यारी जीवन संगिनी दी है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। दोनों इस नई शुरुआत को लेकर थोड़े संकोच में थे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और आखिरकार उनकी सुहागरात शुरू हुई। लेकिन शादी की थकान और तनाव के कारण विक्रम ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और जल्दी सो गया। नेहा कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। उसके मन में थोड़ी उलझन थी। वो इस रात को यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ अधूरा सा रह गया। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। नेहा ने उस रात को भुलाने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि पहली रात का डर और झिझक विक्रम को रोक गई होगी। हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने किसी तरह अपने मन को शांत किया और अगली रात का इंतजार करने लगी। अगले दिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बढ़ने लगी। रात के करीब 9 बजे वो कमरे में तैयार होकर बैठी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद विक्रम कमरे में आया, लेकिन आते ही थका हारा सा बिस्तर पर लेट गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकालो ना। कल तुम बहुत जल्दी सो गए थे। विक्रम ने आंखें बंद रखते हुए धीमी आवाज में कहा, बहुत थक गया हूं, आज आराम करने दो, कल ऑफिस भी जाना है। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा शायद विक्रम मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो सच में सो गया है, तो उसके दिल में एक कसक सी रह गई। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा और सोचा, क्या सच में मेरी भावनाएं उसके लिए इतनी मामूली हैं? अब नेहा ने उस रात विक्रम की बात मान ली और चुपचाप बगल में लेट गई, लेकिन मन के भीतर सवालों का सैलाब थमता नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि विक्रम हर दिन कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता, बहुत थक गया हूं, तो कभी तबीयत ठीक नहीं, या फिर नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। इस तरह लगभग 12 दिन बीत गए, लेकिन उनके बीच नजदीकियां अब भी नहीं बढ़ पाईं। नेहा का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। एक रात करीब 10 बजे वो गुस्से में आकर विक्रम से बहस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में नाराजगी। हर दिन तुम कोई न कोई बहाना बनाते हो, वो बोली। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? विक्रम ने चिढ़कर जवाब दिया, मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, ये मेरी गलती नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी बातें करोगी, तो मैं ये रिश्ता ही नहीं करता। उसके शब्द नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। रसोई में पहुंचकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सब्जी काटने लगी ताकि मन हल्का हो जाए। उसी वक्त घर के बुजुर्ग रामेश्वर यादव रसोई की ओर आए। उन्होंने देखा कि नेहा अकेली चुपचाप काम कर रही है। पूछा, क्या हुआ बहू, इतनी रात को खाना क्यों बना रही हो? नेहा ने बस हल्की मुस्कान दी और बोली, नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा काम कर लूं। कुछ देर बाद रामेश्वर भी रसोई के पास वाले आंगन में आए। उन्होंने अपनी आराम कुर्सी पर बैठते हुए नौकर को आवाज दी, मंगल, जरा मेरा सिर दबा दे, आज खेतों में बहुत काम था। मंगल उनके पास आकर धीरे धीरे सिर की मालिश करने लगा। माहौल शांत था, बस रात की ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
रामेश्वर मालिश करवाते हुए पुरानी यादों में खो गए। हंसते हुए बोले, अरे मंगल, जब हमारी उम्र तुम्हारी थी, तब दिन रात काम करने का भी असर नहीं होता था। कितना जोश था। पूरा मोहल्ला हमारी ताकत की मिसाल देता था। मंगल मुस्कुराया और बोला, हाँ मालिक, वो तो सही है। अब भी आपकी ताकत कम कहाँ हुई है। रामेश्वर हंसते हुए बोले, अरे अब तो उम्र हो गई, लेकिन हौसला अभी भी वैसा ही है। रसोई में काम करती नेहा को उनके शब्द सुनाई दे रहे थे। वो चुपचाप मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा कि ससुर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रामेश्वर ने कहा, मंगल, अब तू जरा बाजार से ताजी सब्जियां ले आ। लगता है घर में कुछ खत्म हो गई है। मंगल सिर हिलाकर बाहर चला गया। अब रसोई के पास सिर्फ नेहा और रामेश्वर रह गए थे और चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। थोड़ी देर बाद रामेश्वर ने नेहा की ओर देखकर कहा, बहू, जरा मेरे सिर में तेल लगा दो। आज कुछ भारीपन लग रहा है। नेहा ने बिना कुछ कहे तेल की शीशी उठाई और उनके सिर में धीरे धीरे मालिश करने लगी। रामेश्वर को राहत महसूस हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा सुकून है बहू, जैसे माँ के हाथों की दुआ हो। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसके मन में अजीब सा संकोच भी था। कमरे का माहौल अचानक बहुत शांत हो गया था। रामेश्वर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने उसकी तारीफ में दो चार बातें और कह दीं, जो नेहा को थोड़ी असहज कर गईं। उसने तुरंत कहा, मैं जरा रसोई देख लूं, और वहां से उठ गई। उस पल के बाद से उनके बीच एक अनकहा तनाव पैदा हो गया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, लेकिन हालात बार बार उन्हें आमने सामने ला रहे थे। समय यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। घर की जिंदगी ऊपर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। नेहा अक्सर बेचैन रहने लगी थी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। वो जल्दी थक जाती और कई बार उलझन में पड़ जाती। एक दिन सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे लगातार उल्टियां होने लगीं। विक्रम ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, घर में नया मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन में एक अजीब सा डर और शक पनपने लगा। डॉक्टर के जाने के बाद वो नेहा के सामने खड़ा रहा, कुछ देर तक चुप, फिर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ वो रिश्ता ही। नेहा उसकी बात पूरी सुन भी नहीं पाई। वो सन्न रह गई। विक्रम की आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे सच बताओ, ये बच्चा किसका है? नेहा बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर था, पर शब्द गले में अटक गए थे। विक्रम का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो नेहा पर आरोपों की बौछार करने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया। आखिर सच्चाई क्या है? नेहा बस रोए जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वहां रामेश्वर यादव आ गए। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उन्होंने देखा कि बेटा अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है। विक्रम ने गुस्से में कहा, आप बताइए पिताजी, आखिर ये सब कैसे हुआ? मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों? रामेश्वर कुछ देर तक खामोश रहे। उनके चेहरे पर पछतावा और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, विक्रम, जो सच्चाई तुम जानना चाहते हो, वो सुनकर तुम टूट जाओगे, लेकिन अब सच छुपा नहीं सकता। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोले, जो गलती हुई है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखों में सदमे और गुस्से का सैलाब था। आपने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो चिल्लाया। आप दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा फूट फूट कर रोने लगी और रामेश्वर अपने किए पर पछता रहे थे। विक्रम ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को बुला लिया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या मामला है? कौन शिकायत कर रहा है? विक्रम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, मेरे घर में मेरे अपने लोगों ने ही मेरे साथ गलत किया है। मैं इंसाफ चाहता हूं। विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने पुलिस के सामने रोते हुए कहा, साहब, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने जिस परिवार पर भरोसा किया, उन्होंने ही मेरे पीछे गलत खेल खेला। आज मेरी जिंदगी उजड़ चुकी है। पुलिस ने बिना देर किए रामेश्वर और नेहा दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। वहां पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में नेहा से पूछा, जो कुछ हुआ, क्या वो तुम्हारी मर्जी से हुआ या किसी ने तुम पर दबाव डाला? कुछ पल की चुप्पी के बाद नेहा ने धीमी आवाज में कहा, साहब, जो हुआ, मेरी अपनी गलती थी, किसी ने मजबूर नहीं किया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अब पुलिस के पास कोई कानूनी कदम उठाने का आधार नहीं था। दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसके बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।
एक इज्जतदार परिवार पल भर में चर्चा का विषय बन गया। मोहल्ले भर में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन विक्रम ने सबसे किनारा कर लिया। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि रिश्तों में जरा सी लापरवाही कैसे पूरे परिवार की नींव हिला सकती है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि विश्वास और मर्यादा हर रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।